चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उस कमाल के निबंध पर बात करेंगे जो मानव स्वतंत्रता को लेकर हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। जरा सोचिए, क्या हम सच में उतने आजाद हैं जितना हम खुद को मानते हैं, या फिर ये हमारी स्वतंत्रता सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है? अब इस निबंध को लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, एक ऐसे मशहूर नाटककार और आलोचक जिनका पूरा करियर ही समाज के इन खोखले दावों और दिखावों की धज्जियां उड़ाने में बीता। शॉ की खासियत ही यही थी, वो गंभीर से गंभीर बात को भी इतने हल्के फुल्के और व्यंग्यात्मक तरीके से कहते थे कि बात सीधे आपके दिमाग में बैठ जाती थी। तो निबंध की शुरुआत में ही शॉ एक बहुत ही शानदार हुक का इस्तेमाल करते हैं। वो एक बेहद सीधा सा सवाल पूछते हैं, आखिर एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति होता क्या है? सुनने में लगता है कि इसका जवाब तो हमें पता ही है, राइट? लेकिन यहीं से शॉ हमारी सबसे बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देना शुरू करते हैं। वो इस परफेक्ट फ्रीडम को कुछ ऐसे समझाते हैं, यानी जो मन में आए वो करना, जब मन करे तब करना, जहां मन करे वहां जाना, या फिर कुछ भी करने का मन ना हो तो बिल्कुल कुछ न करना। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, जैसे ही वो इस आदर्श स्थिति को परिभाषित करते हैं, वो तुरंत इस गुब्बारे को फोड़ भी देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान न तो इस दुनिया में है और न ही कभी हो सकता। और इसका कारण क्या है? उनका पहला बड़ा तर्क आता है हमारी बायोलॉजी से। प्रकृति हमें हर दिन के कम से कम आधे समय के लिए स्वाभाविक रूप से अपना गुलाम बना लेती है, सिर्फ अपने शरीर को जिंदा और फिट रखने के लिए। चाहे कोई बहुत शक्तिशाली सम्राट हो या एक आम मजदूर, हर इंसान दिन का 1/3 हिस्सा यानी करीब 8 घंटे तो सोने में ही बिता देता है। फिर खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना, काम पर जाना, मतलब दिन का आधा हिस्सा तो उन शारीरिक जरूरतों की गुलामी में ही निकल जाता है जिनसे हम चाहकर भी नहीं बच सकते। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, प्रकृति की इस गुलामी और इंसानों द्वारा थोपी गई अप्राकृतिक गुलामी के बीच का अंतर। देखिए, प्रकृति की गुलामी आनंद देती है। भूख लगने पर खाना अच्छा लगता है, थकान के बाद नींद सुकून देती है, हम इसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करते। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाता है तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए घृणित है। इसी से समाज में लगातार वर्ग संघर्ष और शोषण पैदा होता है, जिसे कोई भी कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं कर सकता। शॉ इस बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जैसे अनाज उगाना, कपड़े बनाना, घर बनाना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वे ताकत, धोखे या चालाकी का इस्तेमाल करके अपनी मेहनत का बोझ दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि अगर कोई इंसान दूसरे पर हावी हो सकता है तो वो अपने हिस्से का सारा काम उसी से करवाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान अपनी मेहनत बचाने के लिए घोड़े से काम लेता है या मधुमक्खी का बनाया शहद चुरा लेता है। अब कायदे से तो सरकारों को ऐसे शोषण को रोकना चाहिए, है ना? लेकिन शॉ कहते हैं कि असल में सरकारें इसके ठीक उलट काम करती हैं। वे पुरानी चार्टल स्लेवरी यानी इंसानों को सीधा खरीदने बेचने की प्रथा को तो हटा देती हैं, लेकिन उसकी जगह ले आती हैं आधुनिक वेतन गुलामी या वेज स्लेवरी। इस सिस्टम में इंसान जिंदा रहने के लिए किसी मालिक के अधीन दिन में 8 से 14 घंटे काम करने को मजबूर है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस नई व्यवस्था को स्वतंत्रता की एक महान जीत कहकर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि शॉ सरकार या राज्य को किसी मुक्तिदाता के रूप में नहीं देखते, वो इसे एक ऐसी असमान व्यवस्था के नियामक यानी रेगुलेटर के रूप में देखते हैं। उनका साफ कहना है, वे आपकी गुलामी को लागू करते हैं और इसे आज़ादी कहते हैं, लेकिन साथ ही वे आपकी गुलामी को कंट्रोल भी करते हैं ताकि आपके मालिकों का लालच एक हद के अंदर रहे। मतलब सिस्टम सिर्फ ये पक्का करता है कि शोषण इतना ज्यादा न बढ़ जाए कि लोग बगावत पर ही उतर आए। और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनावों का एक बहुत बड़ा भ्रम रचा जाता है। शॉ बहुत ही बेबाकी से बताते हैं कि लोकतंत्र में वोट देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये चुनने का इल्यूजन या भ्रम मिल जाता है कि आप पर राज कौन करेगा। आपको सेल्फ गवर्नेंस के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में आपको हर 5 साल में सिर्फ 2 अमीर उम्मीदवारों के बीच एक को चुना होता है। और मजे की बात देखिए, इस चुनाव से किसी भी मजदूर के काम के घंटे या उसकी रोजमर्रा की परेशानियां 1 मिनट के लिए भी कम नहीं होती। अब सवाल उठता है कि मजदूर वर्ग इस बात को समझता क्यों नहीं? शॉ बताते हैं कि इसके लिए सत्ताधारी वर्ग संसद, स्कूलों और अखबारों के जरिए एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाता है।
बचपन से ही इतिहास की ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं, जैसे मैग्ना कार्टा का आना या बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जीत का जश्न। ये सब सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आम जनता को ये यकीन हो जाए कि उनका देश पूरी तरह स्वतंत्र है और उनके पूर्वजों ने ये आज़ादी उनके लिए बहुत पहले ही हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी और अजीब सी विडंबना है। शॉ पॉइंट आउट करते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा भले ही आम जनता को गुमराह करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन सच तो ये है कि खुद मास्टर क्लास यानी कुलीन वर्ग इसका सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। बड़े बड़े स्कूलों और विश्वविद्यालयों से पढ़े ये एलीट लोग वाकई इस झूठे इतिहास को सच मान बैठते हैं। उन्हें पूरे दिल से लगने लगता है कि वे स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर हैं और ये सिस्टम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। और अगर कोई इस सिस्टम पर सवाल उठाए तो क्या होता है? इतिहास के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखते हुए शॉ याद दिलाते हैं कि जब भी वोल्टेयर, रूसो या कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इस भारी असमानता का विरोध किया तो व्यवस्था ने उन पर तुरंत पलटवार किया। जब भी उन्होंने सच्चाई बतानी चाही तो सत्ता ने उन्हें नास्तिक, हत्यारे या समाज के दुश्मन के रूप में पेश किया। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की किताबें पढ़ना भी अक्सर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और शॉ यही नहीं रुकते, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जबरदस्त पाखंड को भी बेनकाब करते हैं। वो कहते हैं कि जरा सोचिए, अगर इन्हीं बदनाम विद्रोहियों का आंदोलन सफल हो जाए और वे एक ताकतवर सेना बना लें तो फिर क्या होता है? जो सरकारें सालों तक इन नेताओं को तानाशाह और खतरनाक खलनायक कहकर गालियां देती थीं, उन्हें अचानक अपना सुर बदलना पड़ता है। सैन्य ताकत के आगे झुकते हुए उन्हीं तथाकथित खलनायकों को बाद में बड़े बड़े आधिकारिक डिनर पर ससम्मान बुलाया जाता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ी करती हैं। शॉ एक उदाहरण देते हैं कि जब महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला तो उन्होंने अपने ही हकों के लिए लड़ने वाली महिलाओं को हरा दिया और उसकी जगह एक बेहद अमीर और आकर्षक महिला को चुन लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये असमानता हमारे मानव स्वभाव का ही हिस्सा है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, या फिर ये पूरी तरह से एक बनावटी सोच है जिसे प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है। शॉ इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते, बल्कि वो चाहते हैं कि हम खुद इस पर विचार करें। चलिए अब वापस जमीनी हकीकत पर आते हैं। शॉ हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हमारी उन स्वाभाविक ज़रूरतों जैसे सोने और खाने के बाद प्रकृति हमारे पास हर दिन सिर्फ 12 घंटे ही छोड़ती है, और इन 12 घंटों में भी प्रकृति की शर्त बहुत कड़ी है। या तो आप अपना गुजारा करने के लिए खुद मेहनत करें या फिर किसी और को अपना काम करने के लिए मजबूर करें। इसके अलावा जिंदा रहने का कोई और रास्ता नहीं है। अब ये बात तो सच है कि देश के कुछ उचित कानून समाज को हिंसा और डकैती से बचाकर हमारी आज़ादी को बढ़ाते हैं, लेकिन शॉ इस बात की तुलना एक बहुत ही गहरी और निजी मजबूरी से करते हैं। वो है एक मकान मालिक या एक एम्प्लॉयर का दबाव। ये वो लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। एक इंसान कहाँ रहेगा, कैसे काम करेगा और उसे कितनी दिहाड़ी मिलेगी, ये सब यही तय करते हैं। ये कानून से भी ज़्यादा सीधा और गहरा नियंत्रण है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम शॉ के उस सबसे बड़े और दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल पर आते हैं। अगर आधुनिक समाज में जिंदा रहने के लिए मकान मालिकों और नियोक्ताओं की इन सख्त मजबूरियों के तले काम करना ही पड़ता है, तो फिर असल में किसी के पास कितनी सच्ची आज़ादी है? क्या वो आज़ादी जिसका हम इतना जश्न मनाते हैं सिर्फ एक दिखावा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये निबंध वाकई हमें हमारी आज़ादी की असली हकीकत को फिर से परखने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।